सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो 900 से भी ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हो, और जहां एक ऐसा अनोखा पक्षी हो जो अपने अंडे सेने के लिए ज्वालामुखियों का इस्तेमाल करता हो। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सोलोमन द्वीप समूह की, जो वाकई एक जादुई जगह है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अनोखे पक्षी की। इसका नाम है मेगापोड। और ये देखिए, कोई आम पक्षी तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने अंडे सेने के लिए कोई घोंसला नहीं बनाता, नहीं, बल्कि उन्हें सीधे ज्वालामुखी की गर्म राख में दबा देता है। कमाल है ना। मतलब जमीन के नीचे की जो गर्मी है वो एक नेचुरल इंक्यूबेटर का काम करती है, और माता पिता को अंडे सेने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। सच में कुदरत का क्या ही कमाल है। अच्छा, तो अब जरा सोलोमन द्वीप के नक्शे पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास है क्यों। हाँ, 900 से भी ज्यादा द्वीप। एक बार जरा सोच कर देखिए। पापुआ न्यू गिनी के ठीक पूरब में ये द्वीप समंदर में बिखरे हुए मोतियों की माला जैसे लगते हैं। इनमें से कुछ तो इतने छोटे हैं कि शायद नक्शे पर नजर भी ना आए, और कुछ इतने बड़े कि अपने अंदर पूरे के पूरे जंगल समेटे हुए हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। अगर सोलोमन द्वीप के कुल जमीनी हिस्से को देखें तो वो करीब 27,540 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका जो समुद्री इलाका है वो 13,50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब ये देश जमीन से कई कई ज्यादा पानी का है। यूं कह लीजिए कि सागर यहाँ की सड़कें हैं और सागर ही यहाँ का जीवन है। तो चलिए अब इस जमीन की और गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां आग और पानी मिलकर एक बिल्कुल ही अनोखी दुनिया बनाते हैं। यहाँ का नज़ारा आप देखेंगे पल पल बदलता है। कहीं आपको धधकते ज्वालामुखी वाले पहाड़ दिखेंगे, तो कहीं उबड़ खाबड़ हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल हैं, संकरे से तटीय मैदान हैं, और नीले पानी में चमकते हुए कोरल रीफ। और हाँ, देश की जो राजधानी है होनियारा, वो ग्वाडलकनाल द्वीप पर बसी है। वही ग्वाडलकनाल जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यहाँ की हवा में हमेशा एक नमी सी रहती है, बिल्कुल टिपिकल ट्रॉपिकल एहसास। नवंबर से अप्रैल तक खूब बारिश होती है, ये गीला मौसम है। और फिर मई से अक्टूबर तक मौसम सूखा और काफी सुहाना रहता है, और टेम्परेचर वो भी ज्यादातर आरामदायक ही रहता है, करीब 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। और इसी आग और पानी के मेल से जो चीज पैदा हुई है वो है यहाँ की बेमिसाल बायोडाइवर्सिटी। देखिए, 4,500 से ज्यादा तरह के तो सिर्फ पौधे हैं, 1,000 से ज्यादा किस्म की रीफ मछलियां, 220 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी, जिनमें डचेस लोरिकेट जैसे कुछ बेहद अनोखे पक्षी भी शामिल हैं। और पानी के नीचे वहां तो 130 से ज्यादा तरह के मूंगे का एक अलग ही रंगीन संसार बसा हुआ है। ये सचमुच में कुदरत का एक अनमोल खजाना है। लेकिन देखिए, सोलोमन द्वीप की कहानी सिर्फ इसकी प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। असली कहानी वो तो यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृतियों में बसती है। यहाँ की आबादी 6 लाख से कुछ ज्यादा है, और इसमें से लगभग 93% लोग मेलेनीशियन मूल के हैं। ये एक ऐसी संस्कृति है जो हजारों सालों से इन्हीं द्वीपों पर फल फूल रही है। अब यहाँ की भाषाओं का जो ताना बाना है वो भी बड़ा दिलचस्प है। कहने को तो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, लेकिन सड़कों पर, बाजारों में, आम बोलचाल में लोग पिजिन बोलते हैं। ये एक बड़ी मजेदार भाषा है जो अंग्रेजी और लोकल भाषाओं का एक मिक्सचर है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। थैंक यू वेरी मच को पिजिन में कहते हैं थैंक यू टू मास, है ना बढ़िया। और तो और इन सबके अलावा 60 से ज्यादा लोकल भाषाएं भी हैं जो आज भी यहां जिंदा हैं। अच्छा, अब बात करते हैं खाने की। तो यहाँ की रसोई जमीन और समंदर के एकदम ताजे स्वादों से महकती है। सोचिए, नारियल के दूध में पकी हुई सब्जियां, समंदर से निकली ताजी मछली और शकरकंद जैसे रूट वेजिटेबल्स। कुछ खास डिशेस की बात करें तो हरे पपीते की करी, ट्रॉपिकल कद्दू का सूप, और हाँ, मीठे में कसावा पुडिंग, ये सब यहाँ की पहचान है। और ये जो कसावा पुडिंग है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस कसावा को कद्दूकस करना है, उसमें नारियल का दूध, चीनी और थोड़ा वनीला मिलाना है, और फिर इसे तब तक बेक करना है जब तक ये एकदम मुलायम और मीठा ना हो जाए। ये एक ऐसा स्वाद है जो इन द्वीपों की सादगी और मिठास को एक साथ बयां कर देता है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और सोलोमन द्वीप के इतिहास के कुछ जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ इंसानी बस्तियों की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि करीब 6,000 साल पुरानी है। जब पहले पापुआन भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पहुंचे थे,
फिर सदियों बाद 1568 में स्पेनिश खोजकर्ता अल्वारो डी मेडाना यहाँ आने वाले पहले यूरोपियन बने। इसके बाद 1893 में ब्रिटेन ने इन द्वीपों पर अपना प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित राज्य स्थापित किया। इसका सीधा मतलब यह था कि अंदरूनी मामले तो लोकल लोग देखते थे, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटेन के हाथ में थे। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और ग्वाडल कैनाल की लड़ाई ने तो जैसे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद 1978 में सोलोमन द्वीप एक आज़ाद देश बना। लेकिन आज़ादी की राह इतनी आसान भी नहीं थी। 1998 से लेकर 2003 के बीच देश ने एक बहुत ही दर्दनाक गृह युद्ध का सामना किया। ये जो तनाव था वो मुख्य रूप से ग्वाडल कनाल और मालाइता द्वीपों के लोगों के बीच जमीन और रिसोर्सेज को लेकर हुए झगड़ों की वजह से पैदा हुआ था, और इस सिविल वॉर ने देश को कई साल पीछे धकेल दिया। इतिहास के इन सभी उतार चढ़ावों से गुजरकर आज सोलोमन द्वीप एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। आज अगर देश की इकोनॉमी को देखें तो वो काफी हद तक अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर हैं, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है लकड़ी का, जो कुल एक्सपोर्ट का लगभग आधा है। लेकिन सिर्फ एक चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता, जाहिर है इसके अपने खतरे हैं। एक तो इससे बड़े पैमाने पर जंगल कट रहे हैं, और दूसरा, जब भी इंटरनेशनल मार्केट में लकड़ी की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो उसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। देश को अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि खाने का सामान, चावल, मशीनरी, ये सब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से हमेशा एक ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बना रहता है, जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जैसा मैंने कहा, सोलोमन द्वीप आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपने जंगलों को काटते रहने का, और दूसरा रास्ता है एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ भविष्य बनाने का। जरा सोचिए, यहाँ के जो शानदार कोरल रीफ्स हैं वो दुनिया भर के डाइवर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। यहाँ की जमीन पर ऑर्गेनिक कॉफी या कोको जैसी कीमती फसलें उगाई जा सकती हैं। हाँ, ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यही वो रास्ता है जो भविष्य को सुरक्षित करेगा। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये द्वीप राष्ट्र अपने इस कुदरती जन्नत को बचाते हुए अपने लोगों के लिए एक खुशहाल भविष्य बना पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाली पीढ़ियों के फैसलों में ही छिपा है।